चलो शुरू करते हैं। आज का क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये 100 मार्क्स हिंदी का सबसे ख़ास चैप्टर है गद्य खंड का। उसने कहा था, जो कि लिखा हुआ है एक महान राइटर श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा। ये चैप्टर इसलिए ख़ास है क्योंकि इस चैप्टर से आपके एग्ज़ाम्स में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और जो सारांश होता है वो काफ़ी ज़्यादा आता है। इसलिए मैं इस चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन करूँगा, पूरी व्याख्या करूँगा। आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहले हम आपको बताए थे कि अगर किसी भी कहानी या कविता को हम पढ़ाते हैं तो मेरा जो रूल है वो ये है कि मैं सबसे पहले राइटर के बारे में बताता हूँ। यहाँ भी मैं आप देखे होंगे लिखा हुआ शीर्षक है लेखक के बारे में। तो हम जान लेते हैं कि उसने कहा था, जो आपकी कहानी है उस कहानी के जो लेखक है श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जिनको आप पिक्टोरियल में देख सकते हैं, तस्वीर में देख सकते हैं। सॉरी, यहाँ जो राइटर का नाम लिखा गया हुआ बालकृष्ण भट्ट लिखा चले गया, मिस्टेक से प्रिंट मिस्टेक हुआ है। आप इनको बालकृष्ण भट्ट नहीं पढ़ेंगे, आप इनको श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी पढ़ेंगे। तो लेखक साहब जो गुलेरी जी हैं, इनका जो जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 को हुआ था और इनका मृत्यु जो है वो 1922 में हुआ था। और इनके पिता जी पंडित शिवराम थे। निवास स्थान इनका गुलेर था, जो कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। और शिक्षा में अगर बात करें इनकी हम, तो शिक्षा ये 1899 में मैट्रिक किया और 1901 में इंटरमीडिएट और 1903 में बीए किया। यहाँ 1930 लिखा हुआ है बट इन्होंने 1903 में बीए किया है। थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो चुकी है, सो आई एम रियली सॉरी। एंड जब 1903 में इन्होंने बीए कर लिया तो बीए करने के बाद जो है ये रोज़गार की तलाश में निकल पड़े। और 1904 में जो जयपुर है, जो राजस्थान की राजधानी जयपुर है, जयपुर के राजा हुआ करते थे राजा जय सिंह। वो नाबालिग राजा थे, बहुत कम एज के राजा थे, इसलिए उस राजा के यहाँ इन्होंने नौकरी कर ली, अभिभावक बन करके उनके यहाँ काम किया। तो आइए हम बात करते हैं अब इनकी रचना के बारे में। रचना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि रचना से काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव आपके एग्ज़ाम में सॉल्व होता है। तो ये निबंधकार भी थे, टिप्पणीकार भी थे और अंग्रेज़ी में भी ये निबंध लिखते थे और हिंदी में भी ये कहानी लिखा करते थे। अगर हम बात करें गुलेरी जी के निबंध का, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन में, इन्होंने कछुआ धर्म, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है, उनको लिखा। उसके बाद पुरानी हिंदी एक इनका निबंध है, इसका निबंध का नाम पुरानी हिंदी है, उनको लिखा। फिर भारतवर्ष एक निबंध है इनका, उनको लिखा। इनके बाद जो है वो देवाना प्रिया एक निबंध है इनका, उनको लिखा। और बात करते हैं अगर टिप्पणी की, तो टिप्पणी भी ये काफ़ी अच्छा कर लेते थे। टिप्पणी के रूप में इन्होंने अनुवादों की बाढ़ को लिखा हिंदी में, खोज की खाज इन्होंने लिखा हिंदी में, और क्रियाहीन जो हिंदी है, क्रियाहीन हिंदी के बारे में इन्होंने भी निबंध लिखा। ये हिंदी निबंध है। अगर बात करें, नीचे आप देख रहे हैं स्क्रीन में कि अंग्रेजी में निबंध लिखा हुआ है, तो इन्होंने अंग्रेजी में निबंध लिखा चूँकि अंग्रेजी के नॉलेज भी इनके पास काफ़ी अच्छी थी। ये अंग्रेजी भी काफ़ी अच्छे बोलते थे और अंग्रेजी के ज्ञान भी इनके पास काफ़ी अच्छा था। हिंदी के साथ साथ इसकी अंग्रेजी काफ़ी अच्छी थी और अंग्रेजी में इन्होंने निबंध लिखा है अ पोइम बॉय बस एक कमेंट्री, अ पोइम बॉय बस एक कमेंट्री ऑन वात्स्यन कामसूत्र द लिटरेरी क्रिटिसिज्म। आप देख रहे हैं एक ही निबंध का नाम है भाई साहब, अ पोइम बाय बस अ कमेंट्री ऑन वात्स्यन कामसूत्र द लिटरेरी क्रिटिसिज्म। इसके बाद बात करते हैं आगे, हम देखेंगे क्या इसकी रचना है। अब हम जानेंगे कि इस पाठ के बारे में, जो आपका कहानी का नाम है उसने कहा था। तो सवाल ये उठता है भाई साहब कि किसने कहा था, है ना। उसने कहा था, तो इस कहानी में 3 बात समझ लो। उसने कहा था, किससे कहा था और क्या कहा था। अगर ये तीनों बातें आपको समझ में आ जाती है तो कहानी ख़त्म। उसने कहा था
ये किस प्रकार की रचना है, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में बराबर देखने को मिलता है कि उसने कहा था किस प्रकार की विधा है, तो उसने कहा था कहानी है। और ये कहानी 1915 में पब्लिश्ड हुई थी, प्रकाशित हुई थी। आपको यहाँ पर दो ऑब्जेक्टिव हेल्प मिल जाएगा। पहला, उसने कहा था किस प्रकार की रचना है, तो उसने कहा था कहानी है। और इस कहानी का प्रकाशित जो डेट आप देख रहे हैं वो 1915 है। और नोट में मैंने बहुत खास बात को लिखा है, आप उनको ध्यान से देखेंगे और इनका नोट बनाते चलेंगे। नोट में मैंने लिखा है कि इसके अतिरिक्त, मतलब जो कहानी है उसने कहा था, उस कहानी के अतिरिक्त इन्होंने और दो कहानियाँ लिखी है। सुखमय जीवन जो 1911 में पब्लिश्ड हुआ था, और फिर बुद्धू का कांटा, ये भी 1911 में पब्लिश्ड हुआ था। और उसने कहा था 1915 में पब्लिश्ड हुआ था। अब बात करते हैं पृष्ठभूमि। आप देख रहे हैं हेडलाइन मेरा लिखा हुआ है पृष्ठभूमि प्लस विषय वस्तु। किसी भी कहानी को शुरू करने से पहले उस कहानी की पृष्ठभूमि और विषय वस्तु के बारे में जान लेना चाहिए, क्योंकि उस कहानी में है क्या चीज़, उस कहानी का क्या पृष्ठभूमि है और उस कहानी में क्या चीज़ है। मैंने इसलिए लिखा दिया हेडलाइन पृष्ठभूमि और विषय वस्तु। बात करते हैं, यह कहानी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित सरस्वती पत्रिका में जून 1915 में प्रकाशित हुई थी। आई रिपीट, यह कहानी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित सरस्वती पत्रिका में जून 1915 में प्रकाशित हुई थी। इसकी पृष्ठभूमि प्रथम विश्व युद्ध है। इस युद्ध में एक और जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया और तुर्की थे, और ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, जापान, इटली प्रत्यक्ष रूप से भारत इस युद्ध में कहीं नहीं था। फिर भी भारतीय सिपाही इस युद्ध में लड़ रहे थे। तो बॉस, इस कहानी में फ्लैशबैक की पद्धति का इस्तेमाल हुआ है। आपके जहन में एक ख्याल आता होगा कि सर ये फ्लैशबैक क्या होता है। आपने कोई फिल्म देखा होगा, फिल्म में कहानी बहुत आगे बढ़ जाती है और आपको लगता है कि आप कंफ्यूज में रहते हैं कि ये कहानी, ये इसमें क्या हो सकता है। यानी कि बाद का सीन को पहले दिखा दिया जाता है या पहले का सीन को बाद में दिखा दिया जाता है। यानी कि जो वर्तमान में हो रहा है उसको नहीं दिखा करके पहले बाद की कहानी को दिखा दिया जाता है, उसी को फ्लैशबैक कहा जाता है। इस कहानी में फ्लैशबैक की पद्धति का, फ्लैशबैक की सिस्टम का यूज हुआ है। इस कहानी के मुख्य पात्र है, मुख्य हीरो है लहना सिंह। दूसरे पात्र हैं सूबेदार हजारा सिंह और सूबेदारनी बौधा सिंह, बजीरा सिंह, लपटन सिंह। इस कहानी के जो पात्र है, एक तरफ है लहना सिंह और दूसरे तरफ है सूबेदार हजारा सिंह, सूबेदारनी बौधा सिंह और बजीरा सिंह और लपटन सिंह। यह कहानी मुख्य 5 भागों में बटी हुई है। यह कहानी अमृतसर से शुरू होती है। आप सभी जानते होंगे अमृतसर पंजाब में पड़ता है और जहां पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। यह कहानी अमृतसर से शुरू होती है। इस कहानी में लहना सिंह एवं सूबेदारनी के मध्य की प्रेम की कहानी है। यह कहानी मुख्य रूप से प्रेम से जुड़ा हुआ कहानी है और इस कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। लहना सिंह बच्चा होता है, छोटा होता है। लहना सिंह उस लड़की से पूछता है तेरी कुड़माई हो गई, अर्थात तेरी कुड़माई हो गई का अर्थ है तेरी सगाई हो गई। तो आइए बात शुरू करते हैं हम लोग। उसने कहा था कहानी बहुत ध्यान से सुनेंगे क्योंकि ये कहानी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस कहानी को ध्यान से नहीं सुनेंगे तो फिर आप इस कहानी के सारांश को नहीं लिख पाएंगे और आपके एग्ज़ाम में 5 मार्क्स कम आ जाएंगे। लेट्स स्टार्ट गाइस। उसने कहा था कहानी शुरू कर रहे हैं। लिसन टू केयरफुली टू मी। यह कहानी मुख्य रूप से 5 भागों में बटी हुई है। मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब कहानी स्टार्ट होने वाली है। सो गाइज यू आर रेडी एंड लेट्स स्टार्ट। इस कहानी के जो लेखक है श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इस कहानी को लिखा है और ये कहानी 5 दृश्यों में विभाजित किया गया है। पहले दृश्य, जो कहानी का पहला भाग है, जो पहला दृश्य है, उस कहानी में, उस दृश्य में लहना सिंह जो 12 वर्ष का था, उनकी भेंट एक लड़की से होती है और कई बार वह लड़की से लहना सिंह की मुलाकात होती है। और एक दिन लहना सिंह उस लड़की से पूछता है तेरी कुड़माई हो गई,
लड़की यह सुन के भाग जाती है। और लड़की यह सुन करके क्या कह के भाग जाती है, तो धत कह के भाग जाती है। यह प्रश्न कई मुलाकातों में होता रहता है। जब भी लहना सिंह की मुलाकात उस लड़की से होती है तो लहना सिंह का ये प्रश्न होता है कि क्या तेरी कुड़माई हो गई है, और जवाब फिर से वही पुराना होता है, धत तेरी की कह के भाग जाता है। लेकिन धीरे धीरे बातें आगे बढ़ती है और एक दिन लहना सिंह की मुलाकात उस लड़की से फिर होती है और इस बार लहना सिंह लड़की से पूछता है क्या तेरी कुड़माई हो गई है। तो लड़की लहना सिंह के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कह देती है कि हाँ हो गई है, देखते नहीं यह रेशम से फूलों वाला सालू। मतलब जब भी कोई सिख जाति में कोई लड़की की शादी हो जाती है तो वह लड़की को जो है रेशम की सालू में दुपट्टा पहना दिया जाता है। तो शायद इसलिए मेरे अंदाज से उस लड़की ने बोला हाँ मेरी कुड़माई हो गई है। कुड़माई का मतलब होता है शादी, मंगनी हो गई है, शादी हो गई है। और उस समय लड़की शायद 8 साल की थी और लहना सिंह 12 साल का था। और जैसे ही लड़की ने कहा कि हाँ मेरी कुड़माई हो गई है, यह सुनते ही लहना सिंह के मानो कि उसके दिल पे एक बहुत बड़ा दर्द हो गया, मानो कि वह बेचैन हो गया। और यह जवाब सुनकर लहना सिंह जो है काफ़ी विचलित हो गया और वह काफ़ी मतलब खोया खोया सा रहने लगा और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया लहना सिंह उस शहर से अपने घर तक आने में। चूँकि उनको लग रहा था कि इस लड़की कुड़माई नहीं हुई है, लेकिन जब उसका जवाब आया हाँ हो गई है तो काफ़ी सारी समस्याएं उनके साथ आई। और इसके बाद कहानी का अगला चक्र शुरू होता है और ठीक अब लहना की उम्र जो है 37 साल की हो चुका है। अब बता दूं कि जब लहना सिंह की मुलाकात उस लड़की से हुई थी अमृतसर में पहली बार, तो लड़की 8 साल की थी और लहना सिंह 12 साल का था। लेकिन उस लड़की के हाँ कहने पर लड़की ने कहा कि हमारी कुड़माई हो गई है। उस लड़की के हाँ कहने के बाद लहना सिंह धीरे धीरे अपने आप को काबू किया और फौज में चला गया। अब लहना सिंह की उम्र 37 वर्ष की हो चुका है और लहना सिंह फौज में भर्ती हो चुका है। और एक बार ऐसा होता है कि लहना सिंह छुट्टी में, जब सेना की छुट्टी होती है तो छुट्टी में वह जो है घर आता है और किसी ज़मीन के मुकदमे या किसी केस के सिलसिले की पैरवी करने। और जब छुट्टी में घर आता है तो जब फिर से वहाँ से जब मतलब जाने की बारी आती है तो फौज से फिर वायर आता है, टेलीग्राम आता है कि लहना तुम पोस्ट में चले आओ, चूँकि युद्ध छिड़ गया था उस समय। और जब लहना सिंह युद्ध में फिर से अपने गांव से जाने लगता है तो रास्ते में लहना सिंह के साथ में जो वहाँ पे जो काम करते थे युद्ध में, लहना सिंह के साथ जो कैंप में रहते थे और जिसका नाम हजारा सिंह था और उनका एक बेटा था बौधा सिंह, वह दोनों बाप बेटे लहना सिंह के साथ ही काम करते थे। मैं बता दूं कि हजारा सिंह और बौधा सिंह ये दोनों बाप बेटे लहना सिंह के साथ ही युद्ध में काम करते थे, सैनिक थे ये दोनों। लेकिन जब जाने की बारी आई और जब लहना सिंह जा रहे थे तो बौधा सिंह ने लहना सिंह से कहा, हजारा सिंह ने लहना सिंह से कहा कि आप मेरे घर होके आओ, हम लोग एक ही जीप से चले जाएंगे। तो चूँकि ये दोनों युद्ध में एक साथ रह रहे थे तो लहना सिंह को लगा कि ये उचित है, मैं उस रास्ते से जाता ही हूँ तो मैं जा कर के क्यों नहीं बौधा और हजारा को भी साथ में ले लूँ। इसी वजह से लहना सिंह बौधा या हजारा के घर पे जाता है और वहाँ पे जाने के बाद किसी ने अंदर से आवाज़ दिया, वह जो सेना या जो फौज खड़ा है उस फौज को बुलाओ, मैं उसे जानती हूँ। और ये आवाज़ शायद आपको पता होगा, यह आवाज़ थी सूबेदारनी की। वही सूबेदारनी जिसकी उम्र 8 साल की थी और वही लहना सिंह है जिसका उम्र 12 साल का था। आज ठीक लहना सिंह के जीवन में 25 साल के बाद एक नई घटना घटती है। लहना सिंह को सूबेदारनी कहती है कि मैं उसे पहचानती हूँ, मैं उसे जानती हूँ। और लहना सिंह को कहता है कि मैं आपको जानती हूँ। तो लहना सिंह कुछ देर के लिए स्तब्ध रह जाता है, कुछ बोल नहीं पाता है। और लहना सिंह के फिर से वो दर्द, फिर से वो यादें ताज़ा हो जाता है। सूबेदारनी
जब तक लहना सिंह कुछ बोलता, सूबेदारनी जो है लहना सिंह के आगे अपने आंचल फैला लेती है और अपनी दुखड़ा रोना शुरू कर देती है। सूबेदारनी कहती है लहना सिंह से कि युद्ध में उसके 4 बेटे मारे गए हैं और एक ही बच्चा उनका बचा हुआ है, बौधा सिंह। उनके पति बचे हैं हजारा सिंह। तो लहना सिंह से वह विनती करती है कि युद्ध में किसी भी तरह से आप हमारे पति और पुत्र की रक्षा करेंगे, ये हमको वचन दो। यानी कि वो वचन की भिक्षा मांगती है। लहना सिंह यहाँ पे अपने प्रेम की कुर्बानी देता है और लहना सिंह को यहाँ पे अपने बचपन की सारी बातें याद आती है। और सूबेदारनी लहना सिंह से कहता है कि लहना, जिस तरह से तूने मुझे बचपन में घोड़े से बचाया था, आज वो लड़की आपके सामने खड़ी है और अपनी आंचल पसार कर कहती है सूबेदारनी लहना सिंह से कि आज आपको युद्ध में मेरे पति और मेरे पुत्र की रक्षा करनी है। क्योंकि अब लड़ाई जर्मनी और फ्रांस के बीच घनघोर लड़ाई छिड़ जाती है। उस लड़ाई में भारतीय सैनिक की ओर से हजारा सिंह, उनका पुत्र बौधा सिंह, लहना सिंह इत्यादि लोग वहां पे जाते हैं और यह युद्ध काफ़ी घनघोर स्थिति में आ जाती है। इस तरह से युद्ध काफ़ी आगे चलता रहता है। लहना सिंह वहाँ पर बार बार हमेशा ये दिमाग में रखता है कि मुझे सूबेदारनी ने कहा है कि मुझे किसी भी तरह से उनके पुत्र और पति की रक्षा करनी है, तो मुझे उन दोनों की रक्षा भी करनी है। तो लहना सिंह बार बार बौधा सिंह पर विशेष ध्यान रखता है और जब युद्ध शुरू होता है तो लहना सिंह को ऐसा लगता है कि बौधा सिंह युद्ध में काफ़ी थक चुके हैं, परेशान हो चुका है और कभी कभी बीच में आ करके लहना सिंह बौधा सिंह के कमान को भी संभालता है। इस तरह से लहना सिंह युद्ध में काफ़ी देर तक टिका रहता है। और यहाँ पे